आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का एक नया पाठ, जो कि हमारे साहित्येतर पाठ्यक्रम का ही एक पाठ है, अनुवाद, स्वरूप, परिभाषा एवं महत्व तथा अनुवाद के गुण। पाठ शुरू करने से पहले हम प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है यह जान लेते हैं। यहाँ पर ये जो नाम है प्रयोजन मूलक, वह प्रयोजन शब्द के प्रयोग से बना है। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए, जिस भाषा का उपयोग किसी विशेष कारण के लिए किया जाए, उसे प्रयोजन कहना उचित होगा। हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द फंक्शनल लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका तात्पर्य है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसका प्रमुख लक्ष्य होता है कि यह हमारे जीविका का उत्पन्न करने का साधन बनता है। यह हिंदी साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन, कार्यालय, मीडिया, बैंक, वाणिज्य, तकनीकी, कृषि, विज्ञापन, शैक्षिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ली जा रही है। विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, पत्रकार, किसान, वैज्ञानिक, मीडिया कर्मी आदि के कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। यह वह हिंदी है जिसका अपना विशेष लक्ष्य या प्रयोजन है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। अनुवाद का भी हम अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुवाद क्या है। देखिए, भारत में अनुवाद की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अनुवाद उतना ही प्राचीन है जितनी की भाषा। आज अनुवाद शब्द कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न साहित्यिक पत्रकारों में, अखबारों में, रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर अनुवाद शब्द का प्रयोग देखने और सुनने मिलता है। अगर इसका हम सरल सा मतलब समझें तो एक भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरी भाषा पाठ में यथावत व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में अनुवाद करना। हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं, टर्म्स आर टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर वी एंटर इनटू द आर्ग्यूमेंट। इसलिए अनुवाद की चर्चा करने से पहले अनुवाद शब्द में जो अर्थ निहित है वह हमें मालूम होना आवश्यक है।
अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु तथा वाद के संयोग से बना है। संस्कृत के वदभाषु में भाववाचक में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वाद में अगर हम अनु जोड़ते हैं तो शब्द अनुवाद बनता है। तो यहाँ पर वाद का अर्थ है कही हुई बात, और अनु जो है वह उपसर्ग है जो अगर जोड़कर समझा जाए तो कह सकते हैं प्राप्त कथन को पुनः कहना, लिखी हुई बात को फिर से कहना। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना का दूसरा आधारभूत और महत्वपूर्ण तत्व अनुवाद है। हिंदी भारत की राजभाषा है। जब भी हिंदी राजभाषा बनी है, जब से हिंदी राजभाषा बनी है, तब से हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप में अनुवाद एक जरूरी एवं अनिवार्य उपकरण साधन बनकर सामने आया है। भाषिक प्रकारों की संपन्नताओं में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आज तो इसके बिना विश्व मानव की परिकल्पना असंभव सी हो गई है। आधुनिक युग में जीवन के अनेक क्षेत्रों में विकास के साथ साथ भाषाई स्तर पर संप्रेषण का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान होना, लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आधुनिक युग में जीवन के अनेक क्षेत्रों में विकास के साथ साथ भाषाई स्तर पर संप्रेषण व्यापार हेतु अनुवाद एक अहम आवश्यकता बनकर के रूप में उभरकर सामने आया है। आधुनिक युग में जहाँ जहाँ ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, कंप्यूटर तकनीकी की होड़ सी लगी रहती है, वहाँ अनुवाद विज्ञान का महत्व स्वयं सिद्ध है। अनुवाद समन्वय की कला है। अनुवाद विज्ञान अलगाव या विध्वंस का विज्ञान नहीं है, यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, एकता और नव निर्माण का काम अनुवाद करता है। इसी कारण आधुनिक युग की परमावश्यक प्रक्रिया के रूप में समाज, भाषा, संस्कृति आदि के घनीभूत समन्वय के लिए अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। अनुवाद मानव सभ्यता के साथ ही
विकसित एक ऐसी कला है जिसका आविष्कार मनुष्य ने बहुभाषिक स्थिति की विडंबनाओं से बचने के लिए किया था। जब आपके सामने नई भाषा आती है तो आपको उसे समझने में जो कठिनाई होती है उससे बचने के लिए अनुवाद एक सरल उपाय है। ताकि आपको वही अर्थ मिले जो कि आप उस भाषा के लिखे कथनों में देख सकते हैं। अनुवाद मानव की मूलभूत एकता का, व्यक्ति एवं विश्व चेतना के अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुवाद करने का तात्पर्य है दो भाषाओं की बाह्य विभिन्नताओं की भिन्नताओं की तह में जाकर मानवीय अस्तित्व के समान तत्वों को प्रकाश में लाना। यह अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सकता है। यहाँ हमें यह समझने मिला कि अनुवाद एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। किसी भाषा में लिखी कोई बात किसी प्राप्त कथन को पुनः कहता है। अनुवाद करने का तात्पर्य है दो भाषाओं की बाह्य भिन्नताओं की तह में जाकर मानवीय अस्तित्व के समान तत्वों को प्रकाश में लाना। अनुवाद की व्युत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति तथा उसका अर्थ देख लेते हैं हम। अनुवाद संस्कृत का तत्सम शब्द है। अनुवाद शब्द का अर्थ वद धातु से है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। वद धातु में धम प्रत्यय लगाने से वाद बनता है और फिर उसमें पीछे बाद में अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रयुक्त अनु उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। अनु और वाद शब्द के संयोग से बने अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहे को कहना। किसी के कहे को कहना अर्थात वही जो हमने पहले पढ़ा। किसी के कहे को कहना। यहाँ जैसा कि हमने समझा, व्युत्पत्ति का अर्थ है उद्गम। किसी शब्द की उत्पत्ति आदि का विवरण, कैसे वो शब्द उत्पन्न हुआ है। शब्दार्थ चिंतामणि कोश ग्रंथ में अनुवाद शब्द की दो व्युत्पत्तियां दी गई हैं। प्रापलस्य पुनः कथनम
ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार प्रथम कहे गए का अर्थ ग्रहण कर उसका पुनः कथनानुवाद है, और द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार किसी के द्वारा कहे गए को भली प्रकार समझकर उसका विन्यास अनुवाद है। वस्तुतः इन दोनों व्युत्पत्तियों में थोड़ी उलटफेर करके निम्नानुसार एक उत्पत्ति बनाई जा सकती है जो अधिक स्पष्ट है। ज्ञातार्थस्य पुनः कथनम। यूँ प्राप्तस्य में भी वही अर्थ है जो ज्ञातार्थस्य में है। पुनरपि ज्ञातार्थस्य थोड़ा अधिक स्पष्ट है। अनुवाद में प्रतिपादन अर्थात समर्थन अथवा खंडन आदि नहीं होता, अपितु पुनः स्थापन होता है। इस रूप में प्रतिपादन की अपेक्षा पुनः कथन प्रयोग अधिक उपयुक्त और समीचीन है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भली प्रकार समझ लेने पर उसे तद्वत फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है। व्युत्पत्ति के अनुसार प्रथम कहे गए का अर्थ ग्रहण कर उसका पुनः कथनानुवाद है, और द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार किसी के द्वारा कहे गए को भली प्रकार समझकर उसका विन्यास अनुवाद है। वस्तुतः इन दोनों व्युत्पत्तियों में थोड़ी उलटफेर करके निम्नानुसार एक उत्पत्ति बनाई जा सकती है जो अधिक स्पष्ट है। ज्ञातार्थस्य पुनः कथनम। यूँ प्राप्तस्य में भी वही अर्थ है जो ज्ञातार्थस्य में है। पुनरपि ज्ञातार्थस्य थोड़ा अधिक स्पष्ट है, क्योंकि प्राप्तस्य का अर्थ है प्राप्ति और ज्ञाता का अर्थ है ज्ञान प्राप्त होना। अनुवाद में प्रतिपादन अर्थात समर्थन अथवा खंडन आदि नहीं होता, अपितु पुनः स्थापन होता है। इस रूप में प्रतिपादन की अपेक्षा पुनः कथन प्रयोग अधिक उपयुक्त और समीचीन है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भली प्रकार समझ लेने पर उसे तद्वत फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है, अर्थात किसी कथन को समझ लेना और उसे यथास्वरूप प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है। अनुवाद इस प्रकार से जो एक ही भाषा के क्लिष्ट प्रयोग की सरल प्रस्तुत करने का नाम भी अनुवाद है। अनुवाद से मिलता जुलता एक अन्य शब्द अनुवाक भी संस्कृत में उपलब्ध है। यह शब्द वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता था, परंतु कालांतर में जैसे जैसे कालों का अंतर होता गया, अनुवाक का प्रयोग वेद के किसी अनुभाग सेक्शन के रूप में होने लगा। प्राचीन भारत में शिक्षा दीक्षा की मौखिक परंपरा प्रचलित थी। गुरुजी जो कुछ कहते थे शिष्य उसे दोहराते थे। इस दोहराने को ही
अनुवाद और अनुवाक शब्द से जाना जाता था। उपनिषदों में भी अनुवाद शब्द दोहराने के अर्थ में ही प्राप्त होता है, अर्थात अनुवाद का अर्थ है किसी शब्द को दोहराना। भारतीय दर्शन ग्रंथों में भी अनुवाद शब्द का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। न्याय और मीमांसा दर्शन पहले से कही गई किसी बात के समर्थन में कहे गए दूसरे वचन को अथवा एक ही बात की अधिक व स्पष्ट रूप में पुनः व्याख्या अनुवाद कहा जाता था। ध्यान रहे कि यह पुनरुक्ति निरर्थक नहीं है, अपितु किसी बात को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट करने के लिए की गई पुनरुक्ति सार्थक होती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत के प्राचीन साहित्य में अनुवाद शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, परंतु उसका अर्थ पीछे कहना, गुरु के कथन का शिष्य द्वारा दोहराना, फिर से कहना, पुनः कथन तथा समझ कर कहना, ज्ञात अर्थ का कथन आदि है। दोबारा कहने के अर्थ में अनुवाद शब्द का प्रयोग कुछ अन्य प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद में अनवेको वदति यत् ददाति, निरुक्त में कालानुवाद परित्य, भृतहरि में आवृत्तिरनुवाद वा, पाणिनि में अनुवादे चरणानाम, वात्स्यायन भाष्य में प्रयोजनवान पुनः कथन अनुवाद, जैमिनीय न्यायमाला में ज्ञातस्य कथन अनुवाद। यहाँ पर देखेंगे तो दोबारा कहने के अर्थ में अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको उसका ही उदाहरण दिया गया है। संस्कृत साहित्य के बाद अनुवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन साहित्य के अंतर्गत देखा जा सकता है। भक्ति काल में गुणानुवाद इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग गुणों के बार बार कथन के लिए हुआ है। यहाँ अनुवाद का अर्थ इसी का संकेत करता है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो ये शब्द कोई नया उत्पन्न हुआ शब्द नहीं, ये प्राचीन काल से प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ शब्द है अनुवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है। सुनन फिरऊ हरि गुण अनुवादा, यहाँ अनुवाद का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अनुवाद मूलतः पुनः कथन या किसी के कहे जाने के बाद का कथन है। आज के प्रयोग में भी वह किसी के कथन का पुनः कथन ही है। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था जिस अर्थ में आजकल हिंदी में हो रहा है। संस्कृत में कहीं कहीं भाषानुवाद जैसे
प्रयोग मिलता है, जिसका प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ है, अर्थात भाषानुवाद का अर्थ है बोलचाल की भाषा में की गई टीका या व्याख्या। जहाँ जहाँ भावानुवाद भाषांतर के रूप में हुआ करते थे, अनुवाद के आजकल के अभिप्राय से अधिक निकट है। आजकल हिंदी में अनुवाद का प्रयोग जिस अर्थ में चल रहा है, उसका आशय है एक भाषा में कही गई बात का दूसरी भाषा में कहना। इसे भाषांतरण भी कह सकते हैं। आजकल हिंदी में अनुवाद के लिए छाया, टीका, उल्था, तर्जुमा और भाषानुवाद शब्द प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के नाटकों में जहाँ उच्च वर्ग के पुरुष पात्र संस्कृत का उच्चारण करते हैं, वहाँ निम्न वर्ग के पुरुष पात्र तथा सभा स्तर के पुरुष पात्र प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का उच्चारण करते हैं। बहुत समय से संस्कृत भाषा को उच्च वर्ग की तथा प्राकृत, अपभ्रंश को निम्न वर्ग की भाषा माना जाता था। प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से अपरिचित पाठकों के लिए इन भाषाओं के वक्तव्यों का संस्कृत में अनुवाद देने की प्रथा रही है और इस अनुवाद के लिए छाया शब्द प्रचलित रहा है। छाया शब्द के प्रयोग के औचित्य के पीछे कदाचित यही मान्यता रही होगी कि अनुवाद शब्दानुवाद न होकर भाषानुवाद ही होता था। संस्कृत के उपयोगी ग्रंथों के हिंदी रूपांतरण को टीका अथवा भाषा टीका नाम देने की प्रथा रही है। भाषा का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा और टीका का अर्थ अनुवाद ही थी। यही कारण है कि एक ही विषय के लिए टीका, भाषा टीका तथा भाषानुवाद आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। भारतेंदु युगों से पूर्व, भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य लेखकों ने पंडित राम प्रसाद निरंजनी और पंडित दौलत राम जैन आदि ने अपने ग्रंथों में योग वासिष्ठ और जैन पद्य पुराण को मूल संस्कृत रचनाओं का कलथा ही कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रत्नावली नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रत्नावली नाटक की भूमिका में अनुवाद के लिए तर्जुमा शब्द का प्रयोग किया है। नाटकों का तर्जुमा प्रकाशित हो जाएगा। उन्होंने तर्जुमा शब्द का अर्थ अगर हम जिसे उन्होंने लिखा था समझें तो अनुवाद ही है तर्जुमा का अर्थ। उन्होंने संस्कृत में
हिंदी रूपांतर के लिए अनुवाद शब्द का प्रयोग भी किया। मुद्रा राक्षस का जब मैंने अनुवाद किया, उपयुक्त तथ्यों से भाषानुवाद से संक्षिप्त रूप लेकर अनुवाद शब्द से प्रचलित होने अथवा बंगला से शब्द के हिंदी में आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राप्त प्रमाणों के अनुसार, प्राप्त तथ्यों के अनुसार बंगला में व्यवस्थित अनुवाद की परंपरा हिंदी से कहीं अधिक पुरानी है। भारतेंदु के समय से हिंदी में भी अनवरत अनुवाद चल रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी 19वीं तथा 20वीं सदी के दौरान व्यवस्थित रूप से अनुवाद किए जा रहे हैं, किंतु स्फुट विचारों को छोड़कर अनुवाद के सिद्धांत पक्ष पर कोई भी व्यवस्थित विशद तथा मौलिक चिंतन नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए तो अनुवाद के ऊपर अधिक चिंतन, कोई मौलिक चिंतन नहीं हुआ है, ये बात तो तय है। इसी के साथ ही हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। हम अपनी अगली कक्षा में इस पाठ को आगे पढ़ेंगे।